मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशान हाल बैठा था। मेरे पूरे कपड़ों पर खून ही खून लगा हुआ था। अच्छा भला मैं अपनी मीटिंग से वापस आ रहा था, न जाने कब ये दोनों बाप बेटी मेरी गाड़ी के सामने आ गए और उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब मेरी परेशानी हद से ज्यादा थी। मैं लगातार बस अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि इन दोनों को कुछ न हो। हाँ, हाथ पांव टूट जाएं लेकिन जान न जाए। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। कहने को मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन अगर इंसान कानून के चक्कर में पड़ जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं निकल पाता। और मेरे पास इतना फालतू समय नहीं था कि मैं बार बार अदालत के चक्कर लगाता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू के रूम से बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली थी, पेशेंट के साथ आप हैं। मैं फौरन ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिर हिलाते हुए बोला था, जी मैं ही हूँ, बताइए क्या बात है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, हालात काफी गंभीर हैं। लड़की को होश नहीं आ रहा है लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। हो सकता है वो जल्दी ही होश की दुनिया में लौट आए, लेकिन वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये सुनकर मैं सन्न रह गया था। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपथपाया और आगे बढ़ गया था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, जिससे मैं डर रहा था वही हो चुका था। मैं सिर थामकर वही कॉरिडोर में बैठ गया था। अब मुझे क्या करना था और क्या नहीं, उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। दिल कर रहा था कि अभी के अभी मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे यहाँ ठहरना ही था। मैंने फौरन उस आदमी के दफनाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया था और थोड़े ही समय में अपने कुछ दोस्तों की मदद से मैंने उस शख्स को दफना दिया था। लेकिन अब मुझे परेशानी उस लड़की की थी। मेरा काम ऐसा नहीं था जिसे मैं नौकरों पर डाल दूं और हर वक्त अस्पताल में बैठा रहूं। मुझे अपने ऑफिस जाना था, अपने घर के सिस्टम को देखना था और भी मेरी कई परेशानियां थीं जिन्हें मैं इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली थी, मिस्टर सरफराज, आप कहाँ चले गए थे? आपको मालूम है आपकी पेशेंट ने पूरा अस्पताल सिर पर उठा लिया है। अजीब सी वहकी बातें कर रही है और सबको मार भी रही है। आप कुछ भी करके उन्हें संभाल लें। जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस कंडीशन में मैं क्या करूं। मैं फौरन बोला, मैं कैसे संभाल लूं? आप कोई इंजेक्शन वगैरह लगा देती, वो ठीक हो जाएगी। मैं क्या मार खाने के लिए उसके आगे जाऊं? जबकि वो डॉक्टर मेरी तरफ देखते हुए परेशान लहजे में बोली थी, वो लड़की किसी के काबू में नहीं आ रही, ना ही इंजेक्शन लगवा रही है। क्या पता आपके काबू में आ जाए, आप जाकर देखें तो सही। उसके लहजे में सिर्फ परेशानी ही परेशानी थी, जबकि मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। मैं कल रात से एक पल के लिए भी नहीं सोया था, इसलिए परेशानी हद से ज़्यादा थी। मैं फौरन ही लंबे लंबे सांस भरता हुआ वार्ड में दाखिल हुआ था, तो वो लड़की खिड़की के पास खड़ी हुई थी। उसके नाजुक वजूद पर हॉस्पिटल के ढीले ढीले सूट अजीब लग रहा था। वो बाल बिखेरे हुए थी, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ और पैर में भी बैंडेज थी, जबकि दाएं हाथ में कैनुला लगा हुआ था। वो लड़की हॉस्पिटल की 10वीं मंजिल पर थी और जिस अंदाज में वो खड़ी हुई थी, मेरी तो सांसें रुकने के करीब आ गई थी। मैं फौरन बोला, लड़की बात सुनो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, नीचे आ जाओ प्लीज। मेरा लहजा बेहद नर्म था, जबकि वो मुझे देखते हुए एकदम ही घबरा गई थी और तेज तेज चिल्लाने लगी थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी बाहर गिरकर मर जाएगी, लेकिन मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता था। मेरी वजह से उसके बाप का इंतकाल हो गया था और मैं वैसे ही उस गिल्ड से निकल नहीं पा रहा था। और अगर मेरी ही आंखों के सामने ये लड़की भी इस दुनिया से चली जाती तो शायद मैं सारी जिंदगी उस तकलीफ और बोझ तले दबकर ही मर जाता। मैं धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए मुस्कुराकर कहा था, तुम्हारे कपड़े वाकई बहुत प्यारे हैं और तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हें देख ले तो बस देखता ही रह जाए। मेरी बात सुनकर उसके आंसू जैसे पल भर को थम गए थे। वो हैरान सी होकर एक टकी लगाए मुझे देख रही थी। मैंने जरा और झुककर धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा था, ये जो तुम्हारी आंखें हैं, अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे किसी शहजादी की आंखें हों। इन आंखों में कोई भी डूब जाए तो फिर कभी बाहर न निकल पाए। उसके होठ हल्के से कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए थे। मेरा और उसका फासला अब सिर्फ कुछ ही इंच का रह गया था।
वो कुछ कह पाती या मैं उससे कुछ बोलता, उससे पहले ही मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। अचानक वो चौंक उठी थी और मेरी गिरफ्त से पूरी तरह झटपटाने लगी थी। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी थीं। वो ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे किसी शिकंजे में चिड़िया, पर मैंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। मैंने तेज आवाज में डॉक्टर को इशारा किया, फौरन इसे इंजेक्शन लगाइए, वरना ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी बात सुनते ही नर्स तुरंत दौड़ पड़ी थी और उसके बाजू में नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। कुछ देर तक वो मेरी बाहों में तड़पती रही, बुरी तरह चीखती चिल्लाती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई और वो नींद की गहराइयों में डूब गई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में संभाला जैसे कोई अनमोल खजाना हो और बड़े एहतियात से बिस्तर पर लिटा दिया था। कंबल ठीक करते हुए मैंने एक गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली थी। उस पल वो लड़की बहुत ही अजीब लिबास में, अजीब हालत में थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। छोटा सा मासूम चेहरा, आंखें वाकई किसी शहजादी जैसी हों, होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी और गाल कुदरती लाल से खिले हुए थे। वो लड़की हुस्न की एक बेमिसाल शाहकार थी। मैंने एकदम ही एक भरपूर नज़र उसके वजूद पर डाली और फिर डॉक्टर के साथ ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा था, सरफराज साहब, गाड़ी से टकराने के बाद इसका दिमाग बहुत गहरी चोट खा चुका है। सिर बुरी तरह पत्थर से टकराया है, इसी वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। ये सब भूल चुकी है, यहाँ तक कि शायद ये एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करने लगे। ये सुनकर मैंने गहरी सांस लेकर आंखें मजबूरी में बंद कर ली और मैं किसी अजाब में फंसता जा रहा था। ये सोचते हुए मेरी सांसें भारी होने लगी। मैंने तुरंत डॉक्टर की तरफ देखते हुए बेसब्री से कहा था, तो इसका कोई निजात का जरिया नहीं है? मेरा मतलब है कोई दवाई, कोई इलाज, कुछ तो होगा जिससे इसे पहले जैसा बनाया जा सके। डॉक्टर ने मेरी आंखों में गहराई से झांका और ठंडी आवाज में बोली थी, बिल्कुल है सरफराज जी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे होगा। ये मामला आसान नहीं है। आपको दुआ करनी होगी कि ये बच्ची जैसी हरकतें न करने लगे, वरना इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर उसकी याददाश्त जाती है तो आपको सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। जब जब आप उन्हें पुराना याद दिलाने की कोशिश करेंगे, तभी धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आती जाएगी। लेकिन इसमें जल्दबाजी करना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस वक्त बस एक ही इलाज है, दवाइयाँ समय पर, हर बुरी बात से उन्हें दूर रखना और उन्हें मोहब्बत से संभालना। अगर जरा भी सख्ती हुई तो ये लड़की हमेशा के लिए खो भी सकती है। डॉक्टर की बातों ने मेरे दिल पर पत्थर रख दिया था। मैं चुपचाप सिर झुकाकर उनकी हर हिदायत को अपने जहन में बिठाने लगा था। मैंने फौरन पूछा, तो कब तक इन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है? डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा था, आज शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। शुक्र है इनके हाथ पांव की कोई हड्डी नहीं टूटी, वरना भरी जवानी में किसी लड़की के हाथ पांव टूट जाएं तो न सिर्फ दर्दनाक होता है, बल्कि बदनामी का भी सबब बनता है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली, मगर मेरा जहन अब भी सन्न था। मैं सोच रहा था कि इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊं? क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? ये मेरे लिए ठीक भी होगा या नहीं? लेकिन एक बात साफ थी कि मैं इसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी। रात होते ही मैंने उसकी छुट्टी करवाई और अपनी बाहों में उसे संभाल कर अपने घर ले आया था। अब वो भी गहरी नींद में थी। इंजेक्शन का असर बहुत भारी था। मेरे दिल में बार बार कसक उठ रही थी कि शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। जैसे ही मैं अपने बंगले के बड़े गेट में दाखिल हुआ, नौकर चाकर सब काम में व्यस्त थे, मगर मुझे देखकर सब अचानक ठिठक कर मेरी तरफ देखने लगे थे। उनकी नज़रों में हैरानी थी, सवाल और चुप्पी सब साफ झलक रहे थे। आखिर मेरी बाहों में एक हसीन और जवान लड़की थी। मैं बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में गया और उसे आराम से बिस्तर पर लिटाकर कंबल ठीक कर दिया था। साइड टेबल पर दवाइयाँ और ज़रूरी सामान रखकर मैं बाहर लॉन्ज में आया था। वहाँ सब नौकर अब भी मेरी तरफ टकटकी लगाए खड़े थे। मैंने कड़क आवाज़ में साइस्ता को पुकारा था। साइस्ता मेरे घर की नौकरानी थी। वो झुकते हुए मेरे पास आई और मैंने उसे घूर कर कहा था, साइस्ता, इस लड़की का तुम्हें बहुत खास ख्याल रखना होगा। मुझे उसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं सुननी चाहिए, और याद रखना, अगर जरा सी भी शिकायत मिली तो ये घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझी? मेरा लहजा इतना सख्त था कि कमरे में सन्नाटा छा गया था।
फिर मैंने बाकी नौकरों की तरफ देखा और आवाज में और ऊंचाई कर दी थी। और सब ध्यान से सुन लो, इस लड़की के सामने कोई फालतू की हरकत नहीं होगी। उसके कमरे के आसपास बेवजह मत घूमना। अगर वो कोई हुक्म दे तो सबको उसके आगे सिर झुकाना होगा। अगर किसी ने जरा भी नाफरमानी की तो मैं उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। याद रखना, मेरे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर सब खामोश खड़े रहे थे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से शाइस्ता की झिझकती हुई आवाज आई थी। साहिब जी, क्या ये हमारी बेगम साहिबा है? मेरे कदम वहीं ठिठक गए थे। मेरे दिल की धड़कनें एक पल को तेज हो गई थीं। ये सवाल जैसे मेरे दिल में एक तीर की तरह चुभा था। मैंने पलटकर शाइस्ता को देखने लगा। उसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा थी। मैंने ठंडी सांस लेकर बेहद ठंडे और सख्त लहजे में कहा, अभी मैंने कहा ना कि अपनी हद में रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ये पहला और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर किसी ने अपनी जुबान ज्यादा चलाई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर मैं बिना और कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अंदर जाते ही मेरे कदम भारी हो गए थे। मैंने शर्ट उतारी और एक तरफ फेंक दी। फिर सीधे बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया था। ठंडे पानी की बौछार मेरे वजूद को भिगो रही थी, लेकिन मेरे अंदर उठते जज्बात को बुझाने में नाकाम थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। मेरी वजह से एक आदमी का इंतकाल हो चुका था, उसकी बेटी अपनी याददाश्त खो बैठी थी। ये सब मेरे गुनाह थे। क्या मुझे इस दुनिया में या ऊपर अल्लाह की अदालत में माफी मिल पाएगी? ये सवाल मेरे जहन को बार बार छीर रहा था। साथ ही एक और टेंशन थी, वो लड़की। मैं उसे अपने घर में बिना किसी रिश्ते के रख तो लाया था, मगर कितने दिन तक? मेरा एक सर्कल था जहाँ जान पहचान के लोग थे। अगर किसी को भी ये बात पता चल जाती कि मैं सरफराज किसी अजनबी लड़की को अपने साथ रख रहा हूँ, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वैसे भी मेरा अपने परिवार से कोई अपना नाता नहीं था। मैंने तो उन्हें उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन उन्होंने मुझे सबसे बुरे हालात में अकेला छोड़ दिया था। पानी की बूंदें अब भी मेरे वजूद से गिर रही, मगर मेरे सीने पर धधकती आग को ठंडा नहीं कर पा रही थी। काफी देर तक मैं सावर के नीचे खड़ा रहा, अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा। फिर बाहर आकर बिस्तर पर लेट गया। कल रात से जागा हुआ था, थकान हद से ज्यादा थी, इसलिए आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। मुझे नींद में गए मुश्किल से 2 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक नौकर हड़बड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था और मुझे जोर जोर से झंझोरने लगा था। गुस्से से मेरी रगें तन गई थीं। आज तक किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई थी कि सरफराज को इस तरह उठाए, मगर उसके हड़बड़ाहट भरे चेहरे ने मुझे डरा दिया था। मेरा दिल एकदम से कांप गया था। मैंने झल्लाकर गरजते हुए कहा था, कौन सी जरूरत इतनी बड़ी पड़ गई थी कि तुमने मुझे इस तरह उठाने की जरूरत की? और तभी मेरे जहन में एक ही ख्याल बिजली की तरह कौंध गया था, कहीं ये सब उस लड़की की वजह से तो नहीं? वो नौकर मुझे देखकर घबरा गया और बोला, साहब जी, वो लड़की। फिर आगे कुछ कह ही नहीं पाया था। मैं तुरंत लाउंज की तरफ भागा और देखा, वो फूलदान थामे और नौकरों को लाइन में खड़ा कर रखा था। मैंने धीरे से कहा, शहजादी, ये क्या कर रही हो? किसी को चोट लग सकती है, फूलदान रख दो। पर वो अचानक मुझ पर मुड़ी और फूलदान फेंक कर मारने लगी थी। शुक्र था मैं सावधान था, चूक गया और फूलदान मेरे सिर के ऊपर से निकल गया था। वो रोते हुए चिल्लाई, मेरे पास मत आना, तुम अच्छे नहीं हो, तुमने मुझे इंजेक्शन लगवाया था, तुम फिर से ऐसा करोगे? उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि मेरे दिल पर असर हुआ था। मैंने धीरे धीरे उसके पास गया ताकि कोई और नुकसान ना हो, लेकिन वो भागने लगी थी। मैं उसे पकड़ लिया। वो गुस्से से चिल्लाई, मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैंने उसे कंधे पर उठाकर कमरे में लेकर जा रहा था। बिस्तर पर रख दिया क्योंकि उसकी कमर में चोट थी और वो कराह रही थी। डर के मारे मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर रस्सी से बांध दिए थे ताकि वो और खुद को चोट न पहुंचाए। आंसुओं भरी आंखों से वो बोली थी, तुम बहुत गंदे आदमी हो, खोलो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे घर जाना है। मैंने शांत होकर कहा था, हाँ, तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा, पर उससे पहले मेरी बातें सुन लो वरना तुम्हें मुश्किल हो सकती है। अंदर से मैं डरा हुआ था। जो आदमी कारोबारी दुनिया में बड़ा था, अब उस छोटी सी लड़की के सामने विनती कर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो। वो गंभीर होकर बोली थी, नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आपने मुझे सुई लगवाई थी
और मुझे बांध दिया है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ कि तुम डर रही हो, पर अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। मुझे मौका दो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसने कुछ समय तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। तुम मेरे हर हुक्म को मानोगे। मैं शहजादी की तरह रहूंगी और तुम मेरे लिए नौकर बनकर चलोगे। मैंने सिर हिलाकर माना और बोला, ठीक है, पहले दवा खा लो ताकि तुम आराम कर सको। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा मेरी हालत पर भी रहम लो। मैं उसे बातों में उलझाकर दवा देना चाहता था, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा तेज थी। वो तुरंत ही बोल पड़ी, अच्छा तो आपकी तबीयत खराब है, आपको दवा खानी चाहिए, मुझे क्यों खिला रहे हैं? और वैसे भी वो सफेद कपड़ों वाली ने मुझे दवा खिला खिला कर मेरा मुंह कड़वा कर दिया है। अब मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी, ये कहकर वो तुरंत करवट बदल गई थी, जबकि मेरी जान पर बनाई थी। मेरी नजरें बार बार उसकी गर्दन पर जा रही थीं। वो लड़की बहुत हसीन थी और उसका वजूद मेरे होश उड़ा रहा था। उसने अब अस्पताल का पुराना कपड़ा नहीं पहना था, बल्कि बहुत खूबसूरत पोशाक में थी। शायद किसी नौकरानी ने उसके कपड़े बदल दिए थे, और उसकी कपड़ों में उसका संतुलित शरीर पूरी तरह खिल रहा था। खासकर उसकी बनावट मेरे हालात और खराब कर रही थी। गले में कांटे चुभने लगे थे। मैं जब से उसे देख रहा था, वो पलट गई और मुझे घूरते हुए बोली थी, क्या देख रहे हैं आप? चले जाइए, मैं दवा नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ हिदायत दी थी कि उसे समय पर दवा देना जरूरी है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, वरना धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ सकती है और एक समय में उसका दिमाग बच्चों जैसा हो सकता है। मैं सिर नकार में हिलाते हुए बोला था, सॉरी शहजादी, लेकिन आपको दवा खानी पड़ेगी ताकि आपके सिर और हाथ पांव की पट्टियां ठीक हो सके। मैंने ये कहते हुए उसे जबरदस्ती दबा दी। वो बहुत जूझी और शोर मचाती रही, लेकिन मैं नहीं रुका और उसे दवा पिलाकर ही रुका था। वो मुझे बुरे नामों से पुकारती रही, जैसे खड़ूस, राक्षस, गंदा इंसान। लेकिन मैंने कान ढक लिए थे और सीधा अपने कमरे में जाकर सांस ली थी। मेरे चेहरे पर कई दिनों के बाद एक हल्की सी मुस्कान आई थी, वरना मैं तो हंसना ही भूल चुका था, क्योंकि जो मेरे साथ पहले हुआ था उसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थी। लेकिन आज अकेला दिन था जब मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी। कई नौकरों ने भी ये मुस्कान हैरानी से देखी थी। दिन अपने समय के अनुसार गुजरने लगे। वो लड़की धीरे धीरे मेरे साथ एडजस्ट होती जा रही थी, लेकिन मैं अब परेशान होने लगा। मैं अकेला बिजनेसमैन था और अभी तक अविवाहित था। वैसे तो कोई मेरे मामलों में दखल नहीं देता था, लेकिन कुछ विरोधी थे जो मेरी ताकत से सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उन्हें थोड़ी भी खबर मिल जाती कि मेरे घर में एक अजनबी लड़की बिना किसी रिश्ते के रह रही है, तो मेरी पूरी इमेज खतरे में पड़ सकती थी। कुछ नौकर भी अजीब बातें कर रहे थे। मैं अपने हक से तो सब सुन सकता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके लिए किसी के मुंह से बुरा ना सुनना बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। मैं अब उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो कुछ ही दिनों से मेरे दिल के बहुत करीब आ गई थी। अब मैं समुद्र के किनारे आया था और वो मेरे साथ थी। उसने ही जिद की थी कि उसे समुद्र पर जाना है। उसे पिछली चीजें याद नहीं थी और ये समुद्र भी उसने शायद किसी नाटक में देखा था। फिर वो पागलों की तरह मेरे पीछे चली आई थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैं कितने सालों बाद समुद्र पर आया हूँ। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रेत में खेल रही थी। रात का दूसरा पहर था। उसने गुलाबी पोशाक पहन रखी थी। उसके खूबसूरत बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जिन्हें मैं देखता ही रह गया था। उसका मासूम चेहरा चांद सी रोशनी में दमक रहा था। अचानक वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और सीधा मेरे सीने से लगकर बोली थी, सरफराज जी, हम दोनों पानी में चलें। उसका मेरे सीने से लगना मेरे दिल में अजीब हलचल मचा चुका था। मैं उसके चारों ओर घेरा बनाना चाहता था, लेकिन न जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे रोक रही थी। शायद वो लड़की बहुत मासूम थी, उसे एक मर्द और औरत के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी वो मेरे इतने करीब बेधड़क आ जाती थी। मैं तुरंत बोला, अभी पानी में जाना ठीक नहीं होगा, रात काफी ज्यादा हो रही है। हम किसी दिन फिर आएंगे और फिर तुम दूर दूर तक पानी में चली जाना। जबकि वो तुरंत ही जिद करते हुए बोली थी, प्लीज मुझे पानी में लेकर चलिए। मैं कुछ भी नहीं मांग रही, थोड़ी देर बाद बस थोड़ा थोड़ा पाँव गीला करके वापस आ जाएंगे। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम सूरत देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता हाँ निकल गया था और वो मुझे जबरदस्ती पानी में ले आई थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह पानी में खेल रही थी।
उसके वजूद से चिपकते हुए उसके कपड़े मेरे जज्बात भड़का रहे थे। मेरी आंखें नीची थीं, वो तो मासूम थी, लेकिन मुझे अक्ल थी, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जो मेरे लिए बाद में पछतावे का सबब बने। वैसे ही मैं एक गिल्ट से नहीं निकल पाता था, इसलिए दूसरा अपने गले में नहीं लगाना चाहता था। मैं दिल ही दिल में बस खुदा से दुआ करने लगा था कि इस लड़की को पिछला सब कुछ याद आ जाए। मुझे उसका नाम तक मालूम नहीं था, कई बार मैंने उससे पूछा भी, तो वो अनजानियत का इज़हार कर देती थी। काफ़ी देर तक पानी में खेलने के बाद मैं उसे ज़बरदस्ती घर ले आया था। उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं उसे कोई ऐसी गलती नहीं करने देना चाहता था जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाती। घर आते ही वो थकान से चूर लॉन्च में ही सोने लगी थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे उसके कमरे में भेज दिया था। घर में बहुत से मर्द नौकर भी थे और मैं नहीं चाहता था कि ये किसी की भी निगाहों में आए, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होती थी। मैं कमरे में आकर खामोशी से बैठ चुका था। मेरे दिमाग में अजीब से भगदड़ मची हुई थी। मैं चाहता तो आराम से उस लड़की को पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन ये मुझे रास्ते में मिली थी और अब इसकी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन मैं उसको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए थक हार कर मैंने एक फैसला कर लिया था, मगर इस फैसले को लेने से पहले मुझे इस लड़की के बारे में कुछ जानना था। उसका नाम, उसके बाप का नाम, सब चीज़ें। मैं इतनी आसानी से उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था। अगली रोज़ मैंने अपने ताकत के बल पर सिर्फ उसकी तस्वीर की मदद से तमाम जानकारी निकाल ली थी। उस लड़की का नाम निशा था। उसके बाप एक मजदूर आदमी थे। इन दोनों के अलावा उस लड़की का कोई भी खानदानी नहीं था। माँ बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था और कोई भाई बहन भी नहीं थे। शायद अल्लाह ताला ने उसको मेरी ज़िंदगी में इसीलिए भेजा था, क्योंकि ना मेरा कोई इस दुनिया में था और ना ही उसका। हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते थे। मेरे सामने उसकी पूरी ज़िंदगी की फाइल रखी हुई थी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा एक दिल चाहता था कि मैं इस लड़की को तमाम सच्चाई से आगाह करा दूं, उसको अपने निगाह में ले लूं, ताकि अगर बाद में उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो वो मुझे छोड़कर ना जाए। लेकिन मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने उसे उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बताया तो उसे अपना पुराना सब याद आ सकता था और वो मुझे छोड़कर जा सकती थी, और मैं अब निशा को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि मैं माँ-बाप, भाई-बहन सबको खोने के बाद मैं निशा को भी खो दूँ। ये लड़की मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। चंद ही दिनों में मेरा बिज़नेस आसमान से बातें कर रहा था। शायद औरत के नसीब से ही आदमी को मिलता है, और ये हकीकत थी। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थीं और आना चाहती थीं, उन सबको सिर्फ मेरे पैसे और मेरी खूबसूरती से मोहब्बत थी। इसके अलावा मुझसे कोई प्यार नहीं करता था, और यही निशा मेरे साथ कुछ ही दिनों से इतनी करीब हो गई थी कि अब वो मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी। मुझे एक उम्मीद भी थी कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन आगे क्या होगा कुछ भी पता नहीं था। मैंने सोचकर अपने जिगरी दोस्त साहिल को फ़ोन किया था। मेरी एक कॉल पर साहिल मेरे ऑफिस पहुंच चुका था और आते ही उसने सवालों की बौछार कर दी थी, क्योंकि मैं उसे हमेशा उसी समय बुलाता था जब मैं कोई फैसला लेने वाला होता था। मगर इस बार जो मैंने उसे बताया वो हैरान होकर सुन रहा था। उसने छूटते ही कहा, भाई अगर तूने उस लड़की से दिल लगा लिया है तो उस दिल को हटा ले, क्योंकि अगर लड़की सच्चाई पता चल गई तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं तड़प कर बोला था, यकीन मान साहिल, मैं वो एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं करना चाहता था। वे दोनों बाप बेटी मेरी गाड़ी के सामने बेधड़क आ गए थे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं अब उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। तेरा भाई उससे मोहब्बत करने लगा है। मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं बचा साहिल। अगर वो भी मुझे ना मिली तो मैं अब खत्म हो जाऊंगा। इस दौलत और इस बिजनेस का क्या फायदा जब इंसान का दिल ही खुश ना हो। साहिल की बातें सुनकर मैं बेसुध था। मैं साहिल की तमाम बातें समझ रहा था। हम दोनों के बीच खामोशी छा गई थी और फिर साहिल की आवाज़ ने तोड़ा था। सरफराज, अगर वो लड़की तुम्हें ठीक लगती है और तुम उससे मोहब्बत करते हो तो दूसरी कोई बात मत सोचो। घर जाकर मौलवी साहब को बुला लो, गवाहों का इंतजाम मैं कर दूंगा और उस लड़की से निकाह कर लो। बिना रिश्ते के तुम दोनों एक घर में नहीं रह सकते, और अगर तुम्हारे बिजनेस के सर्कल में किसी को ये बात पता चली तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। ये लोग इतने असर वाले हैं कि जो तुमने उसके साथ किया है वो सब निकाल लेंगे और फिर बड़ा केस बनाकर कई सालों के लिए तुम्हें अंदर करवा देंगे।
इसलिए हमें जल्द से जल्द सब चीज़ें ठीक करनी होंगी। मुझे साहिल की सारी बातें समझ आ रही थीं। मैं भी उन सभी नज़रियों को देख रहा था। मैं उसे यूँ बेसहारा नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो बहुत मासूम थी। उसकी बातें और हरकतें किसी भी गैर जमाने के मर्द का दिल भुला सकती थी। कुछ ही पलों में कोई भी उसके वजूद को देखकर बहक सकता था और मैं उसे इस जालिम दुनिया के हवाले नहीं करना चाहता था। मैंने भी एक समय पर ये दर्द सहा था। अपने माँ बाप को अपने हाथों से खोया था, अपने दादा भाई सबको अपनी आंखों के सामने मौत की वादियों में खोते देखा था। इसलिए मैं दुनिया के हर लाजिम काम से वाकिफ था। घर पहुंचते ही मैंने निकाह का इंतजाम कर लिया था। गवाह के तौर पर साहिल भी मेरे साथ था और उसने भी निशा को देखकर एक ही बात कही थी कि ये लड़की बाहर की दुनिया में को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे नोच खाएगी। मैं भी इसे भलीभांति जानता था। सभी गवाहों की मौजूदगी में मैंने निकाह कर लिया था। वो पहले तो बहुत जिद कर रही थी, मुझे बहुत मना कर रही थी, नखरे दिखाए, लेकिन जब मैंने थोड़ी नाराजगी होने का नाटक किया तो वो तुरंत मान गई थी। शायद उसके दिल में भी कुछ होने लगा था। हम दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बंध चुके थे। मैंने सोचा था कि मैं वलीमे की रस्म बड़े पैमाने पर करूंगा ताकि सबको मेरी शादी का पता चल जाए। पर उससे पहले ही मुझे निशा को समझाना था, उसे हर हालात से आगाह कराना था। निकाह के बाद सब लोग चले गए थे। लाउंज में सिर्फ मैं और वही रह गए थे। निशा खामोशी से सोफे के एक किनारे पर बैठी थी। मैंने एक मोहब्बत भरी नज़र उसके वजूद पर डाली और उसके करीब जाकर बैठ गया था। वो थोड़ी सी उलझी उलझी लग रही थी। लड़कियां इस समय अक्सर घबरा जाती हैं, पर उसके माथे पर सिकन थी। साफ दिख रहा था कि वो कुछ सोच रही है और मुझे लगता था कि वो अपने नाम के बारे में सोच रही है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और उसे देखकर पूछा था, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रही हो? वो मुझे देखकर बोली, सरफराज जी एक बात बताइए, आप तो मुझे शहजादी बुलाते हैं, पर मौलवी साहब मुझे निशा क्यों कह रहे थे? क्या मेरा नाम निशा है? मेरा गला बंद सा गया था। मैंने उसे देखकर कहा, हाँ, निकाह नामे पर लड़की का नाम कोई ना कोई तो रखा जाता है और मुझे निशा नाम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम निशा रखा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? वो तुरंत ही सिरनामे हिलाते हुए बोली थी, बिल्कुल नहीं, ये नाम मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, वैसे शहजादी ज्यादा प्यारा है। मैं मुस्कुराया और तुरंत कहा, बिल्कुल, आप मेरी शहजादी ही हैं और हमेशा रहेंगी। मैं उसे अभी इतनी जल्दी इस निकाह की पूरी स्थिति नहीं बताना चाहता था। उसकी मासूमियत मैं उससे नहीं छीनना चाहता था। मैं हर चीज़ धीरे-धीरे समझाना चाहता था। उसने मेरे साथ बैठकर कई बातें की थी। उसका पसंदीदा काम ज़्यादा बोलना था या ज़्यादा खाना, सोना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और यही मुझे सोने की बहुत बुरी आदत थी। समय बीत रहा था और धीरे-धीरे वो लड़की मेरे जज़्बातों को समझने लगी थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ऑफिस में था जब मुझे एक नौकर का फोन आया था कि निशा मैडम सीढ़ियों से गिर गई थी और उनके सिर पर गहरी चोट लगी है। हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए हैं, आप भी आ जाइए। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मेरी आंखों के सामने वही सब आने लगा था। एक दुश्मनी के तहत मेरे माँ बाप, भाई बहन और दादा को बम से उड़ा दिया गया था। मैं उस समय इटली में था इसलिए बच गया। मगर जब मैं घर पहुंचा तो मेरे गार्डन में 5 लाशें रखी हुई थीं। उन्हें देखकर मेरी सांसें थम गई थीं। आज नौकरों की ये खबर सुनकर मैं भी वही हालात महसूस कर रहा था। मैं उल्टे पैर हॉस्पिटल पहुंचा था। जो खबर मुझे डॉक्टर ने दी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसे होश नहीं आ रहा था, सिर पर काफी गहरी चोट लगी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। साहिल भी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंच गया था। मैं हॉस्पिटल में बैठा चारों कतार रो रहा था कि किसी भी तरह मेरी निशा को मुझे वापस मिल जाए। कहते हैं ना, वो खुदा अपने बंदों की दुआ सुन ही लेता है, खासकर शौहर की अपनी बीवी के लिए। निशा को होश तो आ गया था, लेकिन सबसे बुरी खबर ये थी कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की सभी पल याद आ गए थे। लेकिन उसने समझदारी दिखाई थी। उसने सारा इल्जाम मेरे सिर पर नहीं डाला कि मैंने उसके पापा का कत्ल किया था। मैं उसे समझाना चाहता था कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और तुम्हारे पापा अनजाने में मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे और उसने मेरे होठों पर हाथ रख दिया था। वो मुझे देखते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा यकीन है, क्योंकि जो इंसान मुझे अपने घर रख सकता है वो मुझे कभी गलत नज़र से नहीं देख सकता, बल्कि मुझसे निकाह कर सकता है। उसने साफ कह दिया, आपने सच में मेरे पापा का कत्ल नहीं किया।
मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं ये सुनकर खुश हो गया था। मेरा दिल से वो डर भी खत्म हो गया था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने अचानक अपनी जगह से उठकर उसे अपने सीने से भर लिया था। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया था। शायद ये खुदा की तरफ से ही था कि जो डर मेरे दिल में बैठा था, उसे रब ने मिटा दिया था। मैं निशा के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा हूँ। अगले साल ही हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया है, जिसके साथ अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।